गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएच शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा। हरित क्रांति के प्रभाव क्या थे, उसके लाभ क्या थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि उत्पादन में वृद्धि हुई, लोगों को सिंचाई के साधन प्राप्त हुए, मूल्य वृद्धि हुई, लाभ का पुनर्निवेश हुआ, यानी जो लाभ कमाया उन्होंने लोगों ने कृषि के क्षेत्र में भी और उन्नति की है। इस तो हम बात कर रहे थे। फिर उसके बाद होगी हरित क्रांति की समस्याएं। हरित क्रांति की गुण समस्याएं व दोष। क्या क्या दोष थे हरित क्रांति की, क्या क्या समस्याएं रही, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हरित क्रांति से लोगों को बहुत ही फायदा हुआ। हरित क्रांति से मूल्यों पर प्रभाव, उसके प्रभाव में कुछ बच रहे हैं तो है मूल्यों पर प्रभाव। बच्चों, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, योजना मूल्य विशेष पर ध्यान दिया गया। कृषि उपजों के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने लगी और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप मूल्य में शांतिपूर्वक कुछ कमी दर्ज की गई, जो इस हिसाब से है। हरित क्रांति यानी कहीं तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय कृषि उपज के मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि देखी गई, यानी वृद्धि हुई। परंतु हरित क्रांति के कारण इस तीव्रता में कमी देखी गई। ये थे हरित क्रांति के प्रभाव में मूल्यों पर प्रभाव। अगला है किसानों की विचारधारा में परिवर्तन। किसानों की विचारधारा में परिवर्तन। भारतीय किसान प्राचीन काल में परंपरावादी सोच रखते हैं, एक सीमित स्थिति में कृषि कार्य करना चाहते हैं, पुराने ढंग की कृषि कार्य अपनाते हैं। और वर्तमान में किसान हरित क्रांति के संपर्क में आने के बाद एक नई कृषि कार्य को अपनाया, जिससे उनकी विचारधारा में कुछ एक नया मोड़ आया, नया परिवर्तन हुआ, उनकी पैदावार बढ़ी और उनकी लोगों की आय यानी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो प्राचीन समय में किसान पुरानी परंपराओं के अनुसार कृषि कार्य करते थे, परंतु उसी कृषि कार्य में वर्तमान स्थिति के आधार पर जो कार्य हुआ उससे किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हुआ और उनकी विचारधारा में परिवर्तन देखा गया।
बात करते हैं हरित क्रांति की गुण व दोष। दोष व समस्याएं, हरित क्रांति की दोष व समस्याएं। दोष व समस्याएं। इसमें हरित क्रांति प्रारंभ होने के बाद भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता हुई। इसमें छोटे और सीमांत जो किसान हैं वो सही नहीं कर पाते हैं और बड़े किसानों को इसका लाभ मिलता है। पहला है हरित क्रांति के बाद पूंजी निवेश पर भारी आवश्यकता हुई जिसे छोटे किसान और मध्यम किसान इन पूंजी लागत को सहन नहीं कर पाता है। और इसका लाभ बड़े किसानों को ही मिल पाता है। यानी जो हरित क्रांति में बीज, उन्नत खाद बीज आदि पर जो कार्य किया गया उसमें पूंजी निवेश की भारी आवश्यकता होती है। जो छोटे और मध्यम किसान हैं उन्हें इनका लाभ नहीं होता और बड़े किसान हैं वो ही इनका लाभ उठा पाते हैं। एक राव है, राव के अनुसार हरित क्रांति, राव कहता है कि हरित क्रांति में कृषकों की मध्यम आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिलता है, व्यापक कर दिया है। कि हरित क्रांति ने मध्यम कृषकों को की आर्थिक स्थिति को या आर्थिक विषमता को व्यापक कर दिया है। यानी बड़े स्तर पर इन्हें व्यापक ला दिए, बड़ी स्तर पर इनमें विषमताएं पैदा कर दिए। क्योंकि जो छोटा किसान है वो इन उन्नत खाद बीज, कीटनाशक दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पाता है और जो बड़े किसान हैं वो इनका खर्चा उठाते हुए उत्पादन की स्थिति को बढ़ावा देते। अगली स्थिति है देश की जो 40% भूमि है उस पर हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया है और 60% भूमि पर हरित क्रांति कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे पंजाब और हरियाणा में इसका प्रभाव है। देश की 40% भूमि पर हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया है। शेष 60% भूमि पर इस हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा में इसका अधिक प्रभाव देखा है, इसका प्रभाव है। और बाकी जो क्षेत्र हैं, बाकी स्टेट हैं, उन पर हरित क्रांति का प्रभाव कम है। यानी कह सकते हैं कुछ ही राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव हो पाया है, कुछ राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं। यानी 40% क्षेत्र इससे प्रभावित है, 60% क्षेत्र को इनका लाभ नहीं मिल पाया है। अगली स्थिति है कि हरित क्रांति के कारण भारत में जो सीमित फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो पाई है और बाकी फसलों पर नहीं हुई, जैसे गेहूं पर हुई है, ज्वार बाजरा पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ा है और बाकी क्षेत्रों में नहीं हुआ है।
तो हरित क्रांति का प्रभाव सीमित फसलों पर पड़ा है, बाकी फसलों पर इसका प्रभाव कम है। जैसे गेहूं पर, ज्वार पर और बाजरा फसल पर इसका प्रभाव अधिक है। इसके आगे की स्थिति है, हरित क्रांति के अंतर्गत मशीनों को प्रयोग किया जाने लगा है, इससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के बाद मशीनीकरण का प्रयोग अधिक होने पर बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। वृद्धि देखी गई है। अब हरित क्रांति की स्थायित्व के लिए सुझाव, हरित क्रांति के सुझाव क्या है? सुझाव, पहला है व्यापक क्षेत्र हो। अभी तक हरित क्रांति का प्रभाव केवल पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में देखा है, सीमित क्षेत्रों में इसका पूर्ण लाभ हुआ है। लेकिन देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां इनका लाभ नहीं हो पाया है, तो बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर इनका लाभ हो। देश के पंजाब और हरियाणा में इसका लाभ है। बाकी राज्यों में भी इसका प्रसार हो जो लाभ उठा सके। इस स्थिति को सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इन स्थितियों में इनमें परिवर्तन देखा जा सके। दूसरा है व्यापक फसल पर कि इनका जो प्रभाव है गेहूं, ज्वार, बाजरा पर ही है और बाकी फसलों पर नहीं है। तो इनका प्रभाव गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल के अतिरिक्त और भी फसलें, व्यापारिक और खाद्यान्न फसलों पर भी होना चाहिए। हरित क्रांति का प्रभाव व्यापक फसलों पर होना चाहिए। तीसरा है छोटे किसानों के लिए भी लाभ। इसमें माना है हरित क्रांति है, बड़े किसान को ही लाभ पड़ता है, छोटे और मध्यम किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसमें ये स्कीम चलाई जाए, योजना बनाई जाए, सरकार द्वारा नीति बनाई जाए कि छोटे किसानों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। एकीकृत फार्म नीति, हरित क्रांति को किसानों को बीज, उर्वरक, खाद, बीज, रासायनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित करने चाहिए, मात्रा को कम किया जाए जिससे निर्धन जो गरीब किसान है उनको भी इसका लाभ मिल सके। नई कृषि नीति, सरकार को चाहिए कि खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है वह खाद उपलब्ध कराएं, अच्छी स्थिति अपनाएं जिससे लोगों को लाभ मिले। इनके अलावा है आसान दरों पर ऋण, किसानों को ऋण।
ऋण की व्यवस्था की जाए। ये सभी जो स्थितियां हैं हरित क्रांति को प्रभावित करती हैं। यानी व्यापक क्षेत्र, ये पंजाब और हरियाणा के अलावा सभी राज्यों में होना चाहिए इसका लाभ। व्यापक फसल यानी इसकी फसल सीमित नहीं हो और भी खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों पर हो। छोटे किसान के लिए लाभ, यानी छोटे किसान इस जो हरित क्रांति है इसका लाभ उठाएं, ऐसी सरकार द्वारा योजना बनाएं। एकीकृत फार्म नीति, जो बीज हैं, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं हैं, उसको एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाया जाए किसानों को सस्ती दर पर प्राप्त हो। नई कृषि नीति अपनाएं जिससे किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं वहां बीज उपलब्ध कराया जाए। आसान दरों पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि किसान एक सही समय पर फसलों में उचित खाद बीज डाल सकें।